90 के दशक में जब उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके वो लेबर गिल्ड खत्म कर दी गई। लेकिन आमतौर पर जो हिंदी मीडिया है उसमें लेबर रिपोर्टिंग का जो बिल्कुल खत्म हो गया है, उसका जो टीवी न्यूज है और उस पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कारपोरेट घरानों का कब्जा है। एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अल्टरनेटिव मीडिया में भी पैसा लगा है। लल्लन टॉप क्या है? लल्लन टॉप एक तरीके का अल्टरनेटिव मीडिया हम लोगों को लगता है, लेकिन वो इंडिया टुडे का एक वेंचर है और उसमें करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। वर्कर्स यूनिटी जो हम लोग एक मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और जिसमें खासकर लेबर बीट को लेकर के हम लोगों ने फोकस किया है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते थे कि इस देश में बहुत सारे वर्गों का या सेक्शंस का जो है अपना इकोसिस्टम है मीडिया का, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, महिलाओं का हो, माइनॉरिटीज का हो। आप देखेंगे कि उनके आपस में, जैसे किसानों का भी है, ढेर सारे चैनल हैं जो किसानों के, एक से अधिक चैनल है। जब कोई एक बात शुरू होती है तो वो एक इकोसिस्टम है जिसमें वो एक बज क्रिएट होता है और उसका एक प्रेशर बनता है। चाहे आप दलित मीडिया को भी आप देख सकते हैं, उसमें नेशनल दस्तक है, दलित कैमरा है, फॉरवर्ड प्रेस है, इस तरीके से सैकड़ों चैनल हैं। तो हम लोगों का ये विचार था कि लेबर बीट जो कि 90s के दशक में 90 के दशक में जब उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके वो लेबर गिल्ड खत्म कर दी गई। और आज के डेट में किसी भी अखबार के पास, शायद कुछ बड़े अखबार हैं जो जिनके पास लेबर गिल्ड का, जैसे मुझे लगता है कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के हैं कुछ लोग ऐसे जो ये जिम्मेदारी निभाते हैं लेबर रिपोर्टर के बतौर। लेकिन आमतौर पर जो हिंदी मीडिया है उसमें लेबर रिपोर्टिंग का जो बिल्कुल खत्म हो गया है, उसका वो हिस्सा ही खत्म हो गया है। जो इस देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, 90% आबादी है, जो इस देश का सब कुछ बनाती है और इस देश को चलाती है, उसकी खबरों के लिए एक रिपोर्टर अब मीडिया में ही रह गया। तो ये सोच करके हम लोगों ने वर्कर्स यूनिटी शुरू किया था और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही थी कि इस तरीके से दर्जनों जो है लेबर रिपोर्टिंग की जो वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, या जो फेसबुक पेज वगैरह जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो अगर हो जाए तो एक इकोसिस्टम बन जाए, ताकि अगर कोई खबर हो तो उसका, जैसे 2 दिन की जो जनरल स्ट्राइक के बाद हम लोग आज इकट्ठा यहाँ पे हैं, कल और परसों 2 दिन की जनरल स्ट्राइक थी, जिसमें ऐसा अनुमानित है कि लोगों ने दावा किया है कि 25 से 30 करोड़ लोग वर्कर्स ने, असंगठित क्षेत्र और जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जितने भी लोग हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसका पैमाना इतना बड़ा था, लेकिन उसकी खबर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगी। और उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने तो फेसबुक पोस्ट पे ये बात कही कि क्या आपको पता है कि आज इस देश में ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल बोली है और राष्ट्रीय हड़ताल है। तो इस कदर जो है मीडिया में जो सन्नाटा छाया है, और उसका ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये अपने सब्जेक्ट से है कि किस तरीके से जो रिपोर्टिंग को कंट्रोल करना, और जैसा इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिविटी का जो मामला है, ये एक किताब है बेनेट बैग्डिकियान की, द न्यू मीडिया मोनोपोली करके, तो शायद आप लोगों को पता हो। वो अमेरिका के बहुत ही मशहूर जो हैं वो पत्रकार थे, और उन्होंने अमेरिका में किस तरीके से मीडिया का मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, छोटे छोटे अखबार किस तरीके से उनको बड़े बड़े अखबार उसको अधिग्रहित कर रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ चंद समय में कुछ 2-4 कारपोरेशन पूरे मीडिया को गवर्न कर रहे हैं। इसकी पूरी एक सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने उस किताब में जिक्र किया है। और भारत में पिछले 2 दशक में अगर आप देखेंगे तो वही चीज, बल्कि 3 दशक में, कि वही चीज घटित हुई है कि जो छोटे छोटे अखबार हैं या मीडिया संस्था, चैनल के बारे में बहुत अच्छी तरह से न्यूज़ 18 के बारे में कहा जा सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है उसमें कितना बड़ा स्टेक है, और धीरे धीरे कहा जाता है कि जो टीवी न्यूज है और उस पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कारपोरेट घरानों का कब्जा है। और ये चीज इतनी तेजी से चल रही है कि मुश्किल से आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, और ऐसा होगा ही, कि
मुश्किल से 2-4 कारपोरेट घराने पूरे मीडिया को संचालित कर रहे होंगे, पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे होंगे। यानी कि अगर उनसे मान लीजिए न्यूज 18 अगर रिलायंस इंडस्ट्री के का उसमें स्टेक है और रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस ग्रुप जो है उसके खिलाफ अगर कोई चीज कोई खबर है, तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि क्या वो खबर छपेगी? क्या उस खबर पर जो जिस तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता की जानी चाहिए या एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर या स्वतंत्र मीडिया के तौर पर जो सवाल खड़ा किए जा सकते थे वो खड़ा किए जा सकते हैं? बिल्कुल। तो ये एक सिनेरियो है जहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया के स्वतंत्र होने की हम जो कल्पना है और हम जो उम्मीद करते हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि वहां पे अब कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। और शायद मैं इस बात को इस तरीके से कहना चाहूंगा कि आपको लगता होगा कि टीवी पर सफेद झूठ बोला जा रहा है, जो टीवी न्यूज में सफेद झूठ बोला जा रहा है। हम लोग को आश्चर्य होता है कि ये सफेद झूठ बोलते कैसे? माने जनता समझ रही है कि झूठ बोल रहा है, ये जो न्यूज है वो झूठ है, लेकिन फिर भी टीवी न्यूज पर एंकर दहाड़ करके और चिल्ला करके और खम ठोक करके कहता है कि यही बात है। यानी कि वो जो स्टेट या जो स्टेट स्पॉन्सर्ड बात है या जो स्टेट का जो नैरेटिव है उसी को कहता है कि ये सही बात है, बिल्कुल खम ठोक के कहता है। लोग सोचते हैं कि बताइए कि इसका थोड़ा सा एथिक्स भी नहीं जाग रहा है, इसकी अंतरात्मा भी नहीं जाग रही है कि ये झूठ बोल के जा रहा है, ये सोएगा कैसे जो एंकर है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना खम ठोक करके झूठ जो टीवी पर बोला जा रहा है वो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वो कारपोरेट पैसा है कि आप कह दीजिए कि झूठ बोल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो तनख्वाह दे नहीं रहे हैं, वेतन तो अरुणपुरी दे रहे हैं, जो उसकी सैलरी है वो रिलायंस के उससे आ रही है। तो ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल में पिछले 10 सालों की ही देन है, बल्कि उससे और बहुत कम मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया और जो अल्टरनेट मीडिया, जो डिजिटल मीडिया खड़ा हुआ है, उसने इस नैरेटिव को जो सरकार और सरकार के स्पॉन्सर्ड जो चैनल हैं उनको उसने चैलेंज किया है। और ये बात किसान आंदोलन में, फार्मर्स मूवमेंट में बहुत अच्छी तरीके से हुई, क्योंकि जो नैरेटिव सरकार ने क्रिएट किया उस नैरेटिव को ये अल्टरनेट मीडिया ने उसको काउंटर किया है। कोई भी नैरेटिव आप देख लीजिए, ये नैरेटिव कह रही है किसान कैसे पिज्जा खाएंगे, तो अल्टरनेटिव मीडिया ने ये कहा कि भाई किसान ऐसे गरीब, किसान अगर अनाज पैदा करते हैं तो वो पिज्जा क्यों नहीं खाएंगे? तो पिज्जा ही वो पैदा कर रहे हैं, वो लस्सी पैदा कर रहे हैं, चीज पैदा कर रहे हैं, तो वो खाएंगे क्यों नहीं? तो एक एक नैरेटिव आप देखेंगे कि पूरे किसान आंदोलन में इतना बड़ा माइट सरकार का और कॉर्पोरेट का पैसा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक जो है फार्म लॉज में वो कॉर्पोरेट का था। बस इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि फार्म लॉ आने के पहले जो है अडानी के साइडोज बन गए थे, बने हुए हैं अभी पूरे हरियाणा और पंजाब में। तो इतना बड़ा कॉर्पोरेट माइट, इतना बड़ा मोदी की बड़ी पॉपुलर सरकार बने, एक सरकार तो मनमोहन की भी हो सकती है, लेकिन मोदी की सरकार का उसके पीछे खड़ा होना और कॉर्पोरेट का पैसा होना और इतना बड़ा मीडिया होना और इतना बड़ा माइट लेकर के ये कि पूरा का पूरा जो रूलिंग क्लास है एक तरीके से वो वहां आना, उस पर उसने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उस नैरेटिव को काउंटर किया अल्टरनेटिव मीडिया, छोटे छोटे चैनल ने, छोटे छोटे लोगों ने। मैंने एक मुझे याद आ रहा है कि एक पत्रकार थे और अभी नवोदित पत्रकार थे, वो जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसी समय वो चले आए, और बल्कि ऐसे कई लोग थे और उन्होंने छोटी छोटी घटनाओं को सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू किया और उनके ट्विटर फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए, थाउजेंड्स में उनके फॉलोअर हो गए थे। तो वो भी एक किस्म का जो है वो डिजिटल मीडिया का या सोशल मीडिया का कहिए ये, या एक अल्टरनेटिव मीडिया, इस किस्म का भी अल्टरनेटिव मीडिया का जो एक तरीके से नेटवर्क पैदा हुआ, उसने इतने बड़े माइट को, सरकार के और स्टेट के इतने बड़े माइट को, कारपोरेट के इतने बड़े माइट को चैलेंज किया और उसने उसको पीछे धकेला। आखिर में सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो अल्टरनेटिव मीडिया का कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, इस बात से हम माने एक नजीर है, एक वानगी है कि
कितनी बड़ी अहमियत है, कितनी बड़ी अहमियत है। और अभी लेटेस्ट जो है विधानसभा चुनाव की मैं बात करूंगा कि मैं सिर्फ एक हिस्से में अपनी बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं चूंकि पहला स्पीकर इन्होंने बुला दिया है तो मुझे थोड़ा इस विषय को इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप लोगों को पता है कि पिछले 3 साल से ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर हलचल बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2004 में जब ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया था तो यह कहा गया था कि न्यू पेंशन स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा होगा, सरकार का भार भी कम होगा और जो रिटायर्ड आदमी है उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक रास्ता मिलेगा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन 2,1200 रुपए पेंशन मिल रही है। यानी 2004 के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें जो भी लोग रिटायर हो रहे हैं उनको उनकी पेंशन इतनी की नहीं मिल रही है कि अगर महीने की कोई दवा अगर वो खाते हो तो वो दवा भी खरीद सके। ये हालत है उस पेंशन स्कीम से, माने रिटायरमेंट के बाद वो कैसे जीवन जिएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसको लेकर के जितने ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जितने मजदूर थे या जो वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हैं, जो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, यानी जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने पिछले 3 साल से सिर्फ व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर एक किस्म का उन्होंने कैंपेन शुरू किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करो और न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करो। जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई यूपी में तो उन कर्मचारियों ने इस बात को फिर से मुद्दा बनाना शुरू किया। आपको याद होगा कि कोई अखबार, कोई टीवी चैनल, कोई वेबसाइट और अल्टरनेटिव वेबसाइट में भी ये खबर आपको नहीं मिली होगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अंदर अंदर उन्होंने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे उन्होंने अभियान चलाया और उसी का प्रेशर है कि यहां पे अभियान चल रहा है तो यहां पे जो अखिलेश, जो सबसे बड़े दावेदार सत्ता के थे यूपी में, अखिलेश यादव, उन्होंने इस बात को कहा कि हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। और इसके ठीक 1 महीने के अंदर आपको पता होगा कि राजस्थान की सरकार ने इसको लागू करने की घोषणा कर दी। ये प्रेशर है, ये जिस अल्टरनेटिव मीडिया की बात हो रही है उसका एक हिस्सा है कि ये प्रेशर है, जनता प्रेशर बनाती है। ये तो एक पूरा कॉर्पोरेट मीडिया का कितना प्रभाव है बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने बताने की कोशिश की। और मेरा सुझाव ये है कि पेरिस बैक्टीरियन की जो किताब है द न्यू मीडिया मोनोपोली, उसको अगर आप लोग मिल जाए, कहीं दिख जाए तो उसको आप लोग जरूर पढ़ें। उसमें बहुत ही, और उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो बात अमेरिका की कर रहे होते हैं 60s और 70s के डिकेड की, लेकिन आपको जब वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के 90 के दशक की कहानी आप पढ़ रहे हैं। तो कितना रिजेंबल करता है कि वहां पे जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अमेरिका में, वो प्रक्रिया यहाँ पे मीडिया में की जा रही है, वो दोहराई जा रही है। और वही एक पैटर्न है, ग्लोबल पैटर्न है जिसको यहाँ पे लागू किया जा रहा है। अब हम दूसरे हिस्से पर बात करते हैं जहां पे इन्होंने बात करी कि ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का मतलब क्या है। सौभाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए कि मेरा अनुभव जो है वो प्रिंट मीडिया में भी रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहा है, तो 10-12 साल। तो न्यूज रूम में एक खास बात होती थी, और अभी भी कोई भी अगर आप न्यूज रिपोर्टर बनना चाहे या न्यूज रूम में जाना चाहे कभी अनुभव लेने, तो उसको एक बात सबसे कॉमन सुनाई देगी अगर कोई रिपोर्ट लेकर के आता है कि इसका दूसरा पक्ष क्या है। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई और आप हड़ताल की खबर लिख करके ले आते हैं, तो लोग पूछेंगे कि जो फैक्ट्री मालिक है उससे क्या आपने बाइट किया है। यानी कि जो बैलेंस करने वाली बात की निष्पक्षता कैसे बरतेंगे कि 2 लोगों की, मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, अगर हम वहां पे गए उसकी खबर हम लेकर के आए और हम सिर्फ एक पक्ष की खबर लेकर के आए, दूसरे पक्ष का हमने बाइट नहीं लिया, तो इसको ये बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कि जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। यानी कि आपका उसमें आपका एग्रीमेंट या आपका लगाव मायने नहीं रखता है, आप उससे सहमत है या नहीं सहमत है। जो फैक्ट्स है उससे आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आप जो फैक्ट है उसको एज इट इज ला रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के नाम पर। और दूसरे इस पूरे मामले में इस ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग का एक हिस्सा ये है कि आप दूसरे पक्ष को ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर वो नहीं ला रहे हैं तो वो ऑथेंटिक न्यूज नहीं मानी जाएगी।
मान लीजिए हम लोग को पिछले 2-3 साल से जो वर्कर्स यूनिटी में जो लेबर रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, उसकी जो लेबर रिपोर्टिंग की जो सबसे खास चैलेंज, खास चुनौती क्या है, वो ये है कि अगर हड़ताल हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, हमें खबर मिल जाती है, हम खबर जाके कवर करते हैं, लेकिन हमारी खबर ऑथेंटिक नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि हमें फैक्ट्री मालिक जो है बाइट नहीं देगा। हम जब एसएचओ के पास जाते हैं तो वो बाइट नहीं देता। जैसे कल की खबर है, हड़ताल के दूसरे दिन जेएनएस फैक्ट्री है मानेसर में, वहां पे लगभग 1100 महिला और पुरुष मजदूर काम करते हैं। ऑटो इंडस्ट्री है वो, एक तरीके से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। उसमें पिछले साल भर से ना कोई बोनस दिया गया है, ना सैलरी का इंक्रीमेंट किया गया है, यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने काम कराया था उसमें जो उन्होंने कटौती की थी वो भी नहीं किया है। पिछले 3 महीने से मजदूर इस चीज की मांग कर रहे थे और कल वो फैक्ट्री गेट पर धरने पर बैठ गए। शाम को 5:30 बजे पुलिस मैनेजमेंट के एफआईआर पर पुलिस आती है और उनको मारपीट करके, लाठीचार्ज करके उनको गिरफ्तार करती है और ले जाकर के हवालात में बंद कर देती है। जब हमारे पास हमारे साथी लोग जब गए जो रिपोर्ट जो कवर कर रहे थे, तो न उनसे एचआर बात करने को राजी है, न एफआईआर कॉपी देने को कोई राजी है, न एसएचओ बात करने को राजी है। आप ये बताइए कि लेबर रिपोर्ट करने वाला या लेबर रिपोर्टर ये ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग या ये ऑथेंटिक रिपोर्टिंग कैसे करेगा? हमसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि हम ऑथेंटिक रिपोर्टिंग आपको दे पाए, जबकि इंसिडेंट वहां पे हो चुका है। वहां पे 300 मजदूरों को पर लाठीचार्ज हुआ है और उनको बसों में भर करके हवालात में बंद किया गया है। ये सब घटनाक्रम है और हमें पता है कि पिछले 3-4 महीने से वो लगातार एक डिमांड को लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी खबर को हम तो कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है कि हमें ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करनी है वर्कर्स यूनिटी के नाते। वर्कर्स यूनिटी के नाते हमें तो मजदूरों की खबर दिखानी है तो हम दिखा देंगे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसी का बहाना बना करके इस खबर को दबा देता है। जो रिपोर्टर है, जो स्टिंगर है, जब जाएगा वहां पे खबर लेने जाएगा और उसको एसएचओ कोई बात नहीं बताएगा, एचआर उसको कोई जवाब नहीं देगा, तो जो एडिटर बैठा हुआ है न्यूज रूम में वो कहेगा कि इसका दूसरा पक्ष कहां है। और इस ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के नाम पर किस तरीके से कारपोरेट हितों को, कारपोरेट इंटरेस्ट को मीडिया में प्रोपगेट किया जाता है, उसका सबसे शानदार उदाहरण 2011 में मारुति आंदोलन जब हुआ। मारुति आंदोलन के दौरान में दैनिक जागरण में नोएडा में मैं उस समय काम करता था, मैं फ्रंट पेज का इंचार्ज था। मेरी जिम्मेदारी थी कि कौन सी खबर फ्रंट पेज में जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। उस दौरान 18 जुलाई 2011 की घटना के बाद जो भी खबर छपती थी वो एचआर द्वारा अप्रूव की गई खबर हमारे पास आती थी और वही खबर हम लोग छापते थे। ये साफ साफ हम लोगों को निर्देश दिया गया था कि ऐसा नहीं है कि वहां पे जो रिपोर्टर लगा हुआ है वो कोई खबर दे देगा, उसको हम छाप देंगे। मानेसर का जो दैनिक जागरण का रिपोर्टर है या हमारे संस्थान का जो रिपोर्टर है वो कोई भी खबर देगा तो उसको हमें छापने की कोई वो नहीं थी। हमें स्पष्ट निर्देश था कि आप ये जो प्रेस रिलीज आती है एचआर की मारुति के, उसी को आपको छापना है। और उस प्रेस रिलीज में बहुत सभ्य भाषा में वो बात होती थी, लेकिन बात तो प्रेस रिलीज की ही थी। न यूनियन से कोई बात करने की कोशिश की गई, न वहां पे जो मजदूर बंद थे उनके परिवार से बात करने की कोशिश की गई। और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के नाम पर ये खेल खेला गया है या ये खेल खेला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की ये कहानी है। और जो लेबर विषय को जो लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो पत्रकार हैं, उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है कि वर्कर्स यूनिटी के साथ जुड़े हुए एक रिपोर्टर अभी 1 महीना पहले फरीदाबाद में वेतन कटौती को लेकर के मजदूरों ने फैक्ट्री के सामने धरना दे दिया। वो चले गए उसकी रिपोर्ट करने और वहां पे एसएचओ ने मजदूरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उस रिपोर्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। एलिगेशन क्या था? एलिगेशन ये था कि आप
की रिपोर्ट जो है या आप जो है वो इन मजदूरों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, वायलेंस इंस्टिगेट कर रहे हैं आप वहां पे, आप उकसा रहे हैं मजदूरों को। यानी कि आप ये समझिए कि इस हालात, अगर सामान्य जनरल न्यूज की अगर बात है तो उसको छोड़ दिया जाए। जनरल न्यूज में तो है ही है कि अगर कोई रोकता है, जैसे सिद्दीक कप्पन वहां पे गए थे हाथरस वाली घटना में, बहुत सारे, तो वहां पे एक मुद्दा बन जाता है कि हाँ ये हमारी स्वतंत्रता है, तो पत्रकार की स्वतंत्रता है कि हम जाकर के कोई खबर करें और किस तरीके से करें, हमारी आजादी है। लेकिन लेबर न्यूज में ऐसा नहीं है, लेबर बीट के मामले में ऐसा नहीं है। लेबर बीट के मामले में तो पुलिस थाने से लेकर के और स्टेट तक वो उसको दबाने की कोशिश करता है। फॉक्सकॉन कंपनी है जिसमें 12,000 महिलाएं, लड़कियां काम करती हैं तमिलनाडु की, और वो कंपनी एप्पल फोन असेंबल करती है और उनको एक तरीके से बंधक बना करके रखा जाता है। शुमंगली एक योजना है जिसके तहत 18 से 20 साल की लड़कियों को वहां पे ले आया जाता है और उनसे काम कराया जाता है। 6 महीना उनको हॉस्टल में रखा जाता है और उनको जब कुछ पैसा हो जाता है तो उनको दे दिया जाता है कि आप जाइए, आपकी शादी के लिए हमने पैसे दे दिए। उनसे 1-2 साल काम कराया जाता है, फिर उनको हटा दिया जाता है और उनको हॉस्टल में रखा जाता है। और बहुत माने आप अगर आप ये समझे कि पुराने समय में दासवास को कैसे रखा जाता था और उस तरीके के हालात में उनको रखा जाता। जो हॉस्टल है, एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लड़कियों को रखा जाता था, ना पानी साफ, ना वहां पे बेड की व्यवस्था है। उनको एक लॉकर दे दिया गया था, वो अपनी चटाई ले आती थी और उसी पर वो सोती थी और उनको न कहीं जाने की इजाजत थी। आप काम के बाद बाजार नहीं जा सकते हैं, वार्डन से पूछना पड़ेगा। उसी तरह का कि शाम को 6-7 बजे लॉक ताला लग जाएगा, आप एक शिफ्ट आई, उसके बाद ताला लग गया, फिर दूसरी शिफ्ट आई। इस तरीके के हालात में उन लड़कियों और मेस भी अंदर चल रहा है, यानी उस कैंपस से आप बाहर नहीं जा सकते। आप ये इमेजिन करिए कि कुछ एक समूह है जो एकदम गुलाम टाइप का, उनको एक घर में रखा जा रहा है और घर से निकाल कर उनको फैक्ट्री छोड़ दिया जा रहा है। फिर फैक्ट्री में जब काम खत्म हो जा रहा है तो वहां से उनको वापस ला करके उस कमरे में बंद कर दिया जा रहा है। ये हालत वहां पे थी। फॉक्सकॉन कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे महंगे ब्रांड के वो गैजेट को बनाने वाली कंपनी का ये हाल। तो वहां पे 18 अगस्त को फूड पॉइजनिंग के कारण कुछ महिलाएं बीमार हुई और वो महिलाएं, उन महिलाओं को इन सबों ने गायब कर दिया। गायब माने वर्करों का कहना था कि उनको गायब कर दिया। गायब करने का मतलब यह है कि उनको वहां से हटा दिया, बिल्कुल हटा करके, और कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। महिलाओं को यह लग रहा था, बाकी लड़कियों को यह लग रहा था कि वो उनमें से 4-5 लोगों की डेथ हो गई है। और इस बात, और जब भी ये एचआर से या वार्डन से बात करते थे तो उनको कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी जाती थी कि क्या हुआ है। तो इन्होंने बेंगलुरु चेन्नई हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया। वो जाम लगभग 12-13 घंटे था। आप समझ सकते हैं कि कितना वो बिजी वो हाईवे है जिसको इन लड़कियों ने जाम कर दिया। 17-18 घंटे जाम रहा। अब कहानी इसके बाद है, कहानी इसके बाद है कि उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए चेन्नई से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट या लेबर यूनियन के लोग, जितने भी लोग गए थे, और वहां पे टीएन लेबर जिनकी मैं बात कर रहा था, तमिलनाडु एक टीएन लेबर एक वेबसाइट है जो तमिल में खबर लेबर बीट को करता है, उसकी एक रिपोर्टर गई। उसको हरास करने से लेकर के, एक स्वतंत्र रिपोर्टर है, सबको हरास करने से लेकर के और उन पर एफआईआर लॉन्च करने से लेकर सेडिशन लगाने तक वहां की सरकार गई। जबकि वहां की सरकार कहा जाता है कि बड़ी बहुजन, बड़ी प्रोग्रेसिव सरकार है इस काल में। उसकी कोशिश ये थी उस सरकार की कि ये बात एक तो यहां से जाए ना, यहां से बाहर ना निकले। पहली बात उसकी पहली कोशिश थी कि ये खबर यहां से बाहर ना जाए। दूसरी कोशिश थी कि जो इन्वेस्टर हैं उनको यह संदेश दिया जाए कि हम इस सारी सिचुएशन को लोहे के हाथों से हैंडल करेंगे। ये 3-4 संदेश देने की कोशिश थी, क्योंकि स्टालिन की अभी भी सरकार बनी है। वो चाह रहे हैं कि उनके राज्य में एक किस्म का जो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो बिगड़े नहीं। और एप्पल में अगर ये हो रहा है तो इससे बहुत गलत संदेश जा सकता है और वहां पे इन्वेस्टमेंट पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके लिए जो पत्रकार थे उनको जेल में बंद किया गया, जो टीएन लेबर की पत्रकार थी, और चार्ज ये लगाया गया कि आप महिलाओं के बीच में जाकर के क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ दिन पहले चेन्नई गया था, तो मैंने उनका एक विस्तृत इंटरव्यू लिया है। उनका नाम वैष्णवी है। तो वैष्णवी का ये कहना था कि मैं
वहां से जहां मेन चौराहे पर या मेन सड़क पर जब महिलाएं बैठ करके प्रोटेस्ट कर रही थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी जाकर के कि आपकी क्या समस्या है, और उन सबों को लगा कि मैं वहां पे मौजूद हूं उनके बीच में, तो मैं इंस्टिगेट कर रही हूं। तो पुलिस का यह कहना था कि आपको दूर से रह करके, बहुत सारे पत्रकार हैं जो दूर से चीजों को देख रहे थे, लिख रहे थे, आपको उनके अंदर जाने की क्या जरूरत है। इस बिना पर उस पर एफआईआर लॉन्च हुई। उसका मोबाइल, जितना भी उसने फुटेज जो कुछ भी लिया था, पत्रकार का सबसे कीमती जो हथियार होता है वो मोबाइल है आज के समय में। मोबाइल में जितना भी उसने रिकॉर्ड किया था, जितना भी उसने रिपोर्टिंग का मटेरियल इकट्ठा किया था, वो मोबाइल छीन लिया गया। अभी तक मोबाइल नहीं दिया गया है, और ये उम्मीद है, बल्कि आशंका है कि वो जो भी कुछ उसमें मटेरियल है, वो उस मटेरियल को वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं कि कौन कौन लोग थे। माने पत्रकार का जो काम है, वो जिसके लिए काम कर रहा है, उसी के खिलाफ वो सबूत के तौर पर वो बता रही थी वैष्णवी की हवालात में उनके मोबाइल को जबरदस्ती खुलवाया गया, लॉक खुलवाया गया, और उस मोबाइल में जितने भी फुटेज थे उनको देख देख करके लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये लोग मजदूर जो है आगे थे। तो आप ये बताइए कि पत्रकारों का कौन सा अधिकार है? हम तो ये भी, मैंने लेबर वीक में जो ही आप एंटर करते हैं तो एक नई दुनिया खुलती है। सामान्य पत्रकार तो आप जाकर के, आप पीएमओ में भी जाके कह सकते हैं, आप रेलवे मिनिस्ट्री में भी जाकर के कुछ कह सकते हैं, या मिनिस्ट्री, या आप कहीं भी जाकर के कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब लेबर बीट की बात आती है, लेबर रिपोर्टिंग की बात आती है, तो आपके सारे अधिकार स्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, और उसमें जो पूरा स्टेट की मशीनरी है वो भी उसी में शामिल रहती है। वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे स्टेट इटसेल्फ अपने आप में, उसकी ऑब्जेक्टिविटी का कोई जो है वो नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि क्या किया जाए। ये भी कहा जा सकता है, ऐसे रिपोर्टर्स को एंटी-नेशनल भी कहा जा सकता है कि भारत के विकास में बाधक बनने वाले और निवेश जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट के राह में रोड़ा ये लोग हैं, ये इंस्टिगेट करते हैं, ये लेबर अनरेस्ट पैदा करते हैं। जबकि हालत यह है कि इस देश में डेली, मैंने अभी एक आंकड़ा आया था कि साल भर में, मुझे वो आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन साल भर में हजारों हजार लोगों की डेथ हो रही है सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से, और कंस्ट्रक्शन वर्कर की सबसे ज्यादा डेथ है उसमें, लेकिन ये कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है। और क्राइम, ये लेबर मीट को इतना ज्यादा डेसिमेट कर दिया गया है, इतना ज्यादा उसको न्यूनीकृत कर दिया गया है ला करके, कि वो सिर्फ क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का की खबर बन करके रह गई। लेबर का इटसेल्फ में कोई खबर ही नहीं, उसके वर्किंग कंडीशन के, लिविंग कंडीशन को लेकर के कोई खबर, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, न सरकार के लिए है और अनफॉर्चुनेटली न यहां के सिविल सोसाइटी के लिए है। और उससे भी अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हम अल्टरनेटिव मीडिया की जब बात करते हैं, तो अल्टरनेटिव मीडिया में भी जो एक बात में, अंतिम बात में, क्योंकि बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, तो कभी फिर जब मुलाकात होगी तो हम लोग इस पर और लंबी बात कर सकते हैं, कि अल्टरनेटिव मीडिया में भी आप देखिए कि अल्टरनेटिव मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के ही एजेंडे से संचालित है। कश्मीर का मुद्दा जो है, कश्मीर फाइल्स पर मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से कर रहा है और अल्टरनेट मीडिया उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कह रहा है, आप देखिए, सिर्फ वो एक ही टर्फ पे लोग खेल रहे हैं। अल्टरनेटिव मीडिया में ये नहीं कहा जा रहा है कि कश्मीर का जो मसला है वो रेफरेंडम का मसला है, वो उनके आजादी का मसला है, या वहां पे जो सबसे हाई मिलिटराइज जोन है उसको लेकर के मसला है, वहां पे जो स्थितियां, जो खराब स्थितियां हुई हैं, जो स्टेट का रिप्रेशन है, कि वहां का प्रेस क्लब तक उन्होंने बंद करा दिया है, वहां के कितने पत्रकारों को उठा के जेल में डाल दिया है, वहां पे जो सिविल लिबर्टी का वही सवाल नहीं रह गया है, और कश्मीर फाइल्स पे आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये जो असल एजेंडा है, अल्टरनेटिव मीडिया भी इसको उठा नहीं रहा है। मेरे ख्याल से अभी का जो अल्टरनेटिव मीडिया है जिसकी हम बात, जो शायद कभी उभर करके आए और वो आंदोलनों से आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। वो सोशल मीडिया, जो लोग सोचते हैं, जैसे अगर अल्टरनेटिव मीडिया बहुत सक्सेसफुली फार्मर्स मूवमेंट में अपने कार्यभार को, अपने चीजों को एक्सक्यूट कर पाया, तो उसकी वजह ये थी कि उसका जो 1-to-1 जो रिलेशन था, जो फिजिकल जो उसका प्रेजेंस था, जो फिजिकल जो उसका स्ट्रेंथ थी, उससे वो फायर हो रहा था, उससे वो फ्यूल हो रहा था।
ये अन्ना आंदोलन की तरह नहीं हो सकता है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे चीजों को करके हम अल्टरनेट मीडिया खड़ा करें और अल्टरनेट मीडिया जो मेन स्ट्रीम, जो हाईली कॉर्पोरेटाइज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका मुकाबला कर पाए। वो मुकाबला, ये जो प्रेजेंट जो डिस्पेंशन है मीडिया का, कॉर्पोरेट का, स्टेट का, उसके खिलाफ अल्टरनेट मीडिया मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जनता भी उसके साथ जुड़े। क्योंकि जो पेड सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, जो आईटी सेल के लोग हैं, उनका मुकाबला तो यहाँ पे 10 लाख जो किसान जब इकट्ठा हो जाते हैं वही कर पाएंगे। वो सिर्फ सोच करके नहीं हो सकता है, और उतना बड़ा आप आईटी सेल भी नहीं बना सकते। इसीलिए अल्टरनेटिव मीडिया में हालत यह है कि एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अल्टरनेटिव मीडिया में भी पैसा लगा रहा है। ललन टॉप क्या है? ललन टॉप एक तरीके का अल्टरनेटिव मीडिया हम लोगों को लगता है, लेकिन वो इंडिया टुडे का एक वेंचर है और उसमें करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अल्टरनेटिव मीडिया की हालत यह है कि सब कुछ जो है, जब एक तरफ इतना ज्यादा पैसा, ये बहुत ही एक तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया है या अल्टरनेटिव मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, ये भी बहुत पैसे का काम है, इसमें बहुत पैसा लगता है। और जनता का जब तक उभार नहीं है, जनता उसको जब तक हाथ नहीं देती है, तब तक इसका मुकाबला नहीं आप कर सकते हैं। इसलिए ये सोचना कि ये अल्टरनेटिव मीडिया अपने आप में सिर्फ एक अल्टरनेटिव मीडिया बन जाएगा, ये एक गफलत है। और जो प्रेजेंट अल्टरनेटिव मीडिया है वो भी उन्हीं के टर्फ पे खेल रहा है, वो अपना कोई एजेंडा नहीं ला पा रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कश्मीर फाइल्स को लेकर के अपना एजेंडा नहीं ला पा रहा। दलित मुद्दे पर जैसे अल्टरनेट मीडिया ने एक बहुत बढ़िया काम किया यूपी के इलेक्शन में। एक हमारे मित्र हैं अभिषेक श्रीवास्तव, भी पत्रकार रहे हैं, उन्होंने इस पर एक टिप्पणी की थी कि कुछ समय तक पहले, 2017 से पहले तक जो अल्टरनेटिव मीडिया है वो एक तरीके का कोशिश करता था चीजों को समझने की, लेकिन 2022 में ये अल्टरनेटिव मीडिया एक कंसेंसस बनाने की उसने कोशिश करनी शुरू कर दी, एक नैरेटिव क्रिएट करने की उसने कोशिश की, जो प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन था उसके खिलाफ, जो योगी सरकार थी या मोदी सरकार थी उनके खिलाफ उसने एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन अब दिक्कत यही है कि उसने कोई वो नैरेटिव जो प्रेजेंट डिस्पेंशन ने, जो सरकार ने खड़ा किया था कि या तो योगी आएंगे या तो अखिलेश आएंगे, उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द ही उसने चीजों को किया, उसी के इर्द गिर्द उसने एक जो कोशिश है उसने की, उसने कोई नया नैरेटिव नहीं दिया। इसलिए अल्टरनेटिव मीडिया का मतलब, जब हम अल्टरनेटिव मीडिया जब कहेंगे या पब्लिक का अपना जो अल्टरनेटिव मीडिया की बात कहेंगे, तो उसमें यही बात कहेंगे कि वो एक तो अल्टरनेटिव हो इन द सेंस ऑफ कि वो फंडिंग कहां से हो रही है, उसके रिसोर्सेज कहां से आ रहे हैं, और दूसरा है उसका एजेंडा क्या है। अगर एजेंडा सिर्फ रिएक्शन का है कि जो वर्तमान जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चल रहा है उसको जस्ट हम रिएक्ट कर रहे हैं, उसको सिर्फ काउंटर कर रहे हैं, अगर इतनी ही उसकी भूमिका है तो ये इसको सही मायने में कहा जाए तो ये अल्टरनेट मीडिया की ये भूमिका नहीं हो सकती है। अल्टरनेट मीडिया का मतलब है कि वो एक अलग नैरेटिव और एक बुनियादी नैरेटिव जो सबके लिए जो सबको टच कर पाए, वैसा नैरेटिव क्रिएट कर पाए, ऐसे वो अल्टरनेटिव मीडिया सही मायने में एक मीडिया हो सकती है। तो ये एक मोटा मोटी हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है काफी समय हो गया, तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।